ये भी जरूर हम आपको बताएंगे इस वक्त। अब सीधे चलेंगे उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड, लेकिन उससे पहले 2017 में दलीय स्थिति क्या थी उत्तर प्रदेश की, वो फटाफट देख लीजिए। 2017 में बीजेपी और अपना दल और उसके अलावा सुभासपा जो है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो अब ओम प्रकाश राजभर जिसके अध्यक्ष हैं, जो अब जा चुकी है समाजवादी पार्टी के खेमे में, इन तीनों दलों का गठबंधन था, यानी बीजेपी का, अपना दल का और साथ में सुभासपा का। इस बार बीजेपी अपना दल के साथ साथ निषाद पार्टी का यहां गठबंधन है बीजेपी के साथ, यानी जो तथाकथित एनडीए कह सकते हैं। 312 सीटों के साथ बीजेपी नंबर 1 बम्पर वोट, और उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था। 2017 में महिलाएं जो थी वो जम करके उनका कहा गया कि उन लोगों ने बीजेपी को सपोर्ट किया, और खासकर उसमें महिलाओं ने उज्ज्वला योजना का जो योगदान था, सरकार का योगदान, उसका प्रतिफल इनको दिया। दूसरी तरफ आप समाजवादी पार्टी देखिए, जिसकी सरकार थी, 100 का आंकड़ा क्या 50 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई, और साथ में यूपी के दो लड़के यानी कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों सड़कों पर साथ में निकले, रथ बनाए, सब कुछ हुआ, लेकिन फायदा नहीं हुआ। सिर्फ 7 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी मात्र 7 सीटें, 10 से भी नीचे, 2.5 का आंकड़ा नहीं छू पाए, और उधर 50 का आंकड़ा भी यानी हाफ सेंचुरी भी पार नहीं कर पाए अखिलेश यादव। 47 और 7 बीएसपी 19 सीटों के साथ वह वोट जो थे 21 के लगभग 21-22%, बीएसपी को भी 21-22%, समाजवादी पार्टी को भी, और मात्र 6 से 7% के बीच में अटक गई थी कांग्रेस। अन्य के खाते में आप देखिए 5 सीटें आई थी। 403 में से 325 सीटों के साथ एनडीए की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। अब आगे भी योगी आदित्यनाथ के नाम पर ही इस बार बीजेपी चुनाव लड़ रही है। क्या योगी आदित्यनाथ बीजेपी की नैया पार लगा पाएंगे? इन सवालों के साथ हम उत्तर प्रदेश में सर्वे कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या है वहां का सूरत हाल। अब सीधा चलते हैं एक बार हमारे साथी विजय नहीं है, स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहे हैं, मैं उनसे चाहता था कि कुछ सवालों के जवाब दें, लेकिन बुंदेलखंड सीधा चलें और बुंदेलखंड में क्या कुछ है वो दिखाते हैं, और उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे 4 साथी इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं, इन चारों के विचारों को भी लेंगे। बुंदेलखंड महत्वपूर्ण है इसलिए भी क्योंकि वो एरिया ऐसा है जहां पानी के नाम पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। विजय जी हैं हमारे साथ में। विजय जी, उत्तर प्रदेश का जो ये सर्वे है, इसमें क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताइए कि क्या कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में, थोड़ा बहुत फटाफट, ताकि आंकड़ों को लेकर के आए और फिर अपने पैनलिस्ट एक्सपर्ट्स के बीच में चलें। राजीव जी, जैसा मैंने पिछली बार भी बताया था, चुनाव में जो है वंचितों की है। अब वो वंचित राजनीतिक दल में टिकट ना पाने वाले लोगों की है, वंचित जिन लोगों को उनका हक नहीं मिला है, क्योंकि जो सरकारों ने ऊपर वादा किया है वो जमीनी स्तर पर नहीं पहुंचा है, और जनता इस बार बदले के रूप में दिख रही है और बदलाव चाहती है पूरी तरीके से। वहां मोदी जी के नाम पर, योगी जी के नाम पर जो भी चुनाव प्रचार या चीजें रखी जा रही हैं उतनी असरदार नहीं है, क्योंकि उनको जो बोला जा रहा है वो वाकई मिला नहीं है। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमने जानने की कोशिश की, हस्तिनापुर जैसे इलाके में गया जहां अभी हाल में एक मंत्री बनाए गए हैं, राज्य मंत्री दिनेश खटीक को बनाया गया है। वहां लोगों के अंदर उनका धुर विरोध है। जो बच्चे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उनका सीधे से कहना है कि जो पहले हिंदू मुस्लिम वाला ध्रुवीकरण था वो खत्म हो गया है, जाट और मुस्लिम एक साथ तो आ ही रहे हैं। गुर्जरों का भी कहना है कि हमें जाटों की तरह ही बदला लेने की स्थिति में रहना पड़ेगा। तो कई बदलाव हुए इस बार, और हमें सर्वे में भी चुनाव में भी आगे दिखेगा। है पश्चिमी उत्तर प्रदेश कह रहे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी सूरत हाल जानेंगे, बुंदेलखंड, अवध का खंड जो है अवध प्रदेश, ये सारी चीजें अभी समझने की कोशिश। चलते हैं सीधा बढ़ते हैं बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में क्या कुछ है जरा ये देख लेते हैं। छोटा सा बुंदेलखंड में आपको बताऊं, मात्र 19 सीटें हैं, बहुत ज्यादा सीटें नहीं हैं। 19 सीटों में कौन आगे कौन पीछे, ये फटाफट देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। बुंदेलखंड में 19 सीटें, 19 सीटों में सबसे छोटा सा पार्ट जो है उत्तर प्रदेश का वो बुंदेलखंड है। इसमें
कितनी सीटें? आंकड़े स्क्रीन पर ऑलरेडी आप देख रहे हैं। यहां बीजेपी लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। 9 से 11 सीटें बीजेपी के खाते में। बुंदेलखंड में 9 से 11 सीटें बीजेपी के खाते में, जबकि 5 से 7 सीटें समाजवादी पार्टी, 1 से 3 सीटें बसपा और 0 से 2 सीट कांग्रेस। आदर्श के खाते में कुछ भी नहीं। ये आपके पास आंकड़े, यानी कि अगर ऐसे देखें तो 10 सीट कांग्रेस भाजपा को, 6 सीट समाजवादी पार्टी को और 2 सीट बसपा को और कांग्रेस को 1 सीट आ सकती है। ये सूरत हाल 19 सीटों में से बुंदेलखंड का दिखाई दे रहा है। बुंदेलखंड में ये स्थिति है। सीधे अमलेंदु जी आपके पास आना चाहूंगा। बुंदेलखंड को के इन आंकड़ों को देख करके क्या कह रहे हैं? पहला जो आपकी प्रतिक्रिया, पहली प्रतिक्रिया अमलेंदु जी। देखिए, निश्चित तौर पर बुंदेलखंड के आंकड़े जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि अच्छे दिन जाने वाले हैं। मतलब बुंदेलखंड में तो पूरा प्रभाव जो था वो भारतीय जनता पार्टी का था, और अगर वहां भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है और समाजवादी पार्टी जो उसका गढ़ नहीं रहा कभी बुंदेलखंड, हालांकि 2012 में अच्छी सीटें मिली थी समाजवादी पार्टी को बुंदेलखंड में, लेकिन अगर वहां समाजवादी पार्टी 5 से 7 सीटें लेकर के जा रही है तो ये एक जबरदस्त परिवर्तन अब कहा जा सकता है। हालांकि बसपा वहां क्यों पिछड़ रही है, जबकि वो बसपा का एक समय कर रहा है बुंदेलखंड, तो अब वहां भी अगर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है और समाजवादी लीड ले रही है, मतलब भाजपा के मुकाबले नहीं ले रही है, लेकिन फिर भी अगर उसकी सीटें बढ़ रही है और भाजपा की कम हो रही है, तो ये भाजपा को पूरे उत्तर प्रदेश में और बेचैनी जो है वो साबित करेगी। जब आने वाला समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, मुझे लगता है कि और चीजें स्पष्ट होती जाएंगी। अभी तो चूंकि ये मुझे लगता है कि चूंकि प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई थी, उससे पहले का ये सर्वे है, और उसके बाद जो स्थितियां और ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। आज की परिस्थितियां जो है, जो पूरे उत्तर प्रदेश का एक परिदृश्य देकर के कहा जा सकता है, जैसे विजय जी कह भी रहे थे कि बुंदेलखंड में वादे तो हुए पर डिलीवरी नहीं हुई। जो प्रधानमंत्री बाबा डिलीवरी की बात कर रहे थे अपने भाषणों में, जेवर एयरपोर्ट का उदाहरते हुए तमाम जगह डिलीवरी, तो वो डिलीवरी शब्द जो है वही मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्या बनने जा रहा है। तो अब उस डिलीवरी से प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी निपटेगी, ये देखा जाएगा। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, डिलीवरी की बात है। बुंदेलखंड की हम बात कर रहे हैं। एक बार फटाफट प्रतिक्रिया अपने तमाम दूसरे पैनलिस्टों से भी। हरप्रीत जी क्या कहेंगे बुंदेलखंड को लेकर के? हरप्रीत जी की आवाज नहीं आ रही। हरप्रीत जी आवाज नहीं आ रही। आवाज एक बार जी। भी नहीं आ रही हरप्रीत जी की आवाज। जब तक आए तब तक फटाफट प्रतिक्रिया प्रशांत टंडन जी आपकी। राजीव जी, ऐसा है कि बुंदेलखंड जो है ना वो एक तरफा जाने वाला है। मतलब ऐसा क्षेत्र है जो कि एक तरफा उसका पैटर्न दिखाई देता है, और 90 के दशक से बीजेपी वहां पे बड़ी मजबूती से है, और पिछले 2017 में भी 45% वोट वहां से वोट शेयर बीजेपी का रहा है। तो अगर बुंदेलखंड में विभाजन दिखाई दे रहा है और समाजवादी पार्टी की वहां एंट्री हो रही है, तो ये आप ये मानिए कि ये स्विंग रीजन है, और इसका जब हम बाकी क्षेत्रों का आपका सर्वे आएगा, उसकी एक दस्तक हमको बुंदेलखंड से दिख रही है, जैसा अमलेंदु जी कह रहे थे। क्योंकि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि बुंदेलखंड में इस तरह से बंटवारा सीटों का बीजेपी वर्सेस दूसरे दलों में हो जाएगा। हाँ, बहुजन समाज पार्टी का वो एक स्ट्रांग क्षेत्र रहा है और दलित आबादी वहाँ ज़्यादा है, लेकिन एक और वहाँ 2-3 फैक्टर और हैं। एक तो बाकी क्षेत्रों की तरह से मुस्लिम आबादी वहाँ कम है। पश्चिमी या पूर्वी या मध्य उत्तर प्रदेश के मुकाबले सबसे कम मुस्लिम आबादी बुंदेलखंड के इलाके में है। फार्म डिस्ट्रेस का बहुत बड़ा इशू वहाँ पे है। मैं भी हाल में वहाँ था और मैंने तमाम युवाओं से बात की। रोजगार का एक बहुत बड़ा इशू वहाँ पे खड़ा हो रहा है, और ये बीजेपी के जो आपको फिगर दिखाई दे रही है, उसका असर वो दिखाई दे रहा है कि युवा मतदाता बीजेपी से अलग हो रहा है, और वहाँ पे पोलराइजेशन उस तरीके से नहीं दिखाई देता क्योंकि मुस्लिम आबादी नहीं है, लेकिन वो एक तरफा बीजेपी को हमेशा समर्थन बुंदेलखंड से आता रहा है। इस बार अगर बंटवारा है तो आप ये मान के चलिए कि दूसरे रीजन्स में
ये बंटवारा और मैग्नीफाई होगा। हमारा साफ बुंदेलखंड में दिखाई दे रहा है। अगर आवाज हरप्रीत जी की आ रही हो तो हरप्रीत जी से सवाल वही। जी हरप्रीत जी। हाँ जी, अब आ रही है आवाज? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है हरप्रीत जी। बुंदेलखंड को लेकर के आप क्या कहेंगे? बुंदेलखंड में बंटवारा दिखाई दे रहा है, हालांकि बीजेपी अभी भी नंबर 1 पार्टी है बुंदेलखंड में। देखिए, वही बात है कि पूरे यूपी में ही बीजेपी इस समय जो अभी बात कर रहे थे कि अगर समाजवादी पार्टी को इतना वोट शेयर मिल जाता है और इतनी सीट मिल जाती है तो इसका मतलब वो स्विंग जो है, बुंदेलखंड वाली स्विंग दूसरी जगह भी काम करेगी और यही हाल होगा। ये बिल्कुल सही बोला प्रशांत जी ने। तो मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा ज्यादा इसके बारे में, अभी और सुनता हूं औरों के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जयशंकर जी, अब आपके पास आना चाहूंगा। बुंदेलखंड और घर घर पानी, घर घर नल की बात बुंदेलखंड को लेकर के बीजेपी लगातार कह रही है और वहां बहुत विकास किया है। इसके विकास के दावे लगातार बीजेपी जो है दिल्ली से बताने की कोशिश करती रहती है, चाहे लखनऊ से। राजीव जी, पिछले दिनों हम चित्रकूट में थे। चित्रकूट बुंदेलखंड का ही इलाका है। चित्रकूट में उसी के बगल में एक पाठा का पठार एरिया है, जहाँ पे पानी का जब सबसे बड़ा संकट रहता था लगातार। और अभी भी हमको वहाँ जब मैं गया, वहाँ यही बताया गया कि अभी भी उस पानी के जो संकट में कोई भी समाधान नहीं हुआ है। और वहाँ मतलब इतनी दुरावस्था है, हम आपसे क्या बता सकते हैं, मतलब आँख नम हो जाती है। वहाँ की औरतें जो हैं कई कई किलोमीटर दूर से सिर पे घड़े में पानी रख करके ले आती हैं और एक गीत गाती हैं, आग लगे रुखमा बदरी, सैया मर जाए न फूटे गगरी। फिर दूसरा उसी को थोड़ा दूसरे ढंग से भी कहते हैं लोग कि सौरा तो पानी जुल्म कर जाए, गगरी न फूटे खसम मर जाए। पहले वाले का अर्थ यह है कि आसमान में जो बादल छाए हुए हैं उनमें आग लग जाए, क्योंकि वो पानी तो बरसाते नहीं है। हमारे सर पे जो गगरी है जिसमें मैं पानी लेकर जा रही हूँ, गगरी भले ही न फूटनी चाहिए, हमारे पति भले ही मर जाएं। ये विपदा आप समझ सकते हैं, आजाद भारत का दृश्य है। दूसरे शब्दों में भी वही हो रहा है कि समरा तो पानी जुल्म कर जाए, गगरी न फूटे खसम मर जाए। मतलब हमारा पति भले मर जाए लेकिन गगरी नहीं फूटनी चाहिए जी। वही हालत अभी भी है। मतलब हम पिछले साल जब हम लोग प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में जब हम अवार्ड देते हैं पत्रकारिता में जो उत्कृष्ट कार्यों के लिए, एक अवार्डी हमारा उसी इलाके का था। उसने इसी पर स्टोरी लिखी थी, पाठा के उसी पठार के एरिया में, जिसके बारे में हम देश भर में घूम घूम करके बोलते रहते हैं जी। वो स्टोरी उस समय की सामयिक थी कि अभी भी औरतें उसी हालत में जी रही हैं, अभी भी पानी का संकट वहां पे उसी तरह का है। दूसरा, एक मंदाकिनी नदी जो है चित्रकूट में बहती है, एकदम नाले के रूप में बदल चुकी है। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि कहीं कहीं सूख रही है, कहीं प्रदूषित तो खैर भयानक हो चुकी है। तो जो जल संकट दूर करने की बात है, उसके अगल बगल के गांव में भी हम लोग गए थे, कहीं ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। अब विज्ञापनों में तो तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना है, वो एक अलग बात हो सकती है, आप कह सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। या दिल्ली में बैठ करके हम यहाँ से चैनलों पे कुछ भी बोल दें, कुछ भी कर दें, लेकिन जमीनी हकीकत जो है, कोई चले हमारे साथ, मैं बता रहा हूं कि वो आजाद भारत की सबसे दुखद तस्वीर है। उसके बारे में कभी क्यों नहीं इशू बनता है, हमारे टीवी चैनलों पे उस पर बहस क्यों नहीं होती है कि आज भी अगर आजाद भारत की औरतें ये कहने को मजबूर हैं कि हमारे सर की गगरी नहीं फूटनी चाहिए, हमारा खसम हमारा पति भले ही मर जाए, तो इससे बड़ी त्रासदी की बात और क्या हो सकती है। तो देखिए, दिक्कत यही है कि भारतीय जनता पार्टी का वो गढ़ क्षेत्र बन गया था पिछले दिनों में, बहुजन समाज पार्टी का भी रहा है गढ़। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से अखिलेश यादव की पूरी बुंदेलखंड के इलाकों में भी जो विजय रथ यात्रा गुजरी है, उनकी वहाँ जो भीड़ उमड़ी है उनके रैलियों में, जो लोगों ने इंतजार किया, रात रात में इंतजार किया है, तो माहौल में वहाँ भी थोड़ी तब्दीली तो दिखाई दे रही है। अब वो किस लेवल तक होगी, उसको किस ढंग से लोग भुना पाएंगे, किस ढंग से नहीं भुना पाएंगे, उम्मीदवारों का चयन कैसा होगा, वो जब चीजें सामने आ जाएंगी उसके बाद स्थितियां थोड़ी और बदलेंगी।
जी स्थितियां बदलेंगी, अभी बहुत कुछ बाकी है। उत्तर प्रदेश का चुनाव 7 चरणों में है, आप सब जानते हैं, और शुरुआत जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से है। पश्चिम से पूरब तक क्या है सूरत हाल, खासकर भाजपा का, और उसके सामने जो टक्कर दे रही है सबसे मजबूत पार्टी वो समाजवादी पार्टी, इन दोनों का क्या सूरत हाल है, और साथ साथ कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM, बहुत सारी पार्टियां इस बार जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव में दमखम के साथ चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन इन पार्टियों का क्या हश्र होगा ये वहां की जनता इन 7 चरणों में बताएगी। और अभी हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की, और बुंदेलखंड से अब सीधा बढ़े सेंट्रल उत्तर प्रदेश की ओर आना चाहता हूं कि सेंट्रल यानी मध्य यूपी में क्या होगा अगर आज की तारीख में चुनाव करवा दिए जाएं। मध्य यूपी में कितनी सीटें आएंगी अगर आज की तारीख में चुनाव करवा दिए जाएं, तो ये आंकड़े आपके सामने हैं। देखिए, जैसे बुंदेलखंड में बीजेपी लीड ले रही थी, तो मध्य यूपी में बीजेपी पिछड़ गई है। बीजेपी 29 से 31 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर दिखाई दे रही है, और पहले नंबर पर मध्य यूपी यानी कि अवध का प्रदेश, जिसमें लखनऊ जो है वहां की शाम आप जानते हैं, अवध की शाम। तो अवध की शाम क्या कह रही है वो देखिए, 39 से 41 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में, 39 to 41 यानी 40 सीट आप मीन इनका निकालिए तो 40 सीट समाजवादी पार्टी, 29 से 31 यानी 30 सीट, दोनों के बीच 10 सीटों का अंतर। बसपा 2 से 4, कांग्रेस मध्य भाग में थोड़ा बेहतर करती हुई दिखाई दे रही है, 4 से 6 सीटें मध्य भाग में कांग्रेस को, और अन्य के खाते में भी 2 से 4 सीटें। यहां हो सकता आप हो, AIMIM हो, और भी कई दल हैं वो हो, ये सब मिलकर के। तो बीजेपी गठबंधन, ये जो भी हम बात रख रहे हैं दोस्तों, ये गठबंधन की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन, बसपा गठबंधन और बीजेपी गठबंधन। तो बीजेपी गठबंधन को यहां पर 29 से 31 यानी 30 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। 39 से 41 सीटें यहां पर समाजवादी पार्टी। मध्य भाग की बात हम कर रहे हैं। इस मध्य भाग में जो हाल है यानी कि बीजेपी यहां पिछड़ती हुई 10 सीटों से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। सीधे एक बार फिर से प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहूंगा। मध्य भाग को देख करके क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कहेंगे, और क्या लग रहा है यहां जबरदस्त अंतर जो आप अभी कह भी रहे थे बुंदेलखंड में कि अगर यहां ऐसी हालत है तो आगे कुछ और हालत दिखाई देगी, और वो दिखाई दे रही है यहां पे। जी बिल्कुल चौंकाने वाले रुझान नहीं दिख रहे हैं मुझे ये। और मध्य उत्तर प्रदेश में देखिए थोड़ा बहुत कांग्रेस को भी अब यहाँ पे आपके हिसाब से 4 से 6 सीटें दिख रही हैं। तो कांग्रेस का रिवाइवल अगर होना है उत्तर प्रदेश में इन चुनावों में तो यहीं से होना है, और इसका रिफ्लेक्शन होगा। आज की बात है कि प्रियंका गांधी ने एक संकेत दिया है कि वो चुनाव भी लड़ सकती हैं। अगर वो रायबरेली चुनाव लड़ती हैं तो अवध रीजन में कांग्रेस की प्रेजेंस है ऑलरेडी, और जितना भी संगठन जो है कांग्रेस का पिछले दिनों पिछले कई सालों में 30 साल से वहाँ सरकार नहीं है कांग्रेस की, तो संगठन नहीं बचा, लेकिन जो थोड़ा बहुत बचा रहा वो इसी रीजन में बचा रहा है। तो अगर कांग्रेस का रिवाइवल होना है तो यहीं से होना है। तो अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं तो वो आपकी जो सीटें हैं कांग्रेस के खाते में वो थोड़ा और बढ़ेंगी, क्योंकि उसका 4-6 विधान जिलों में 3-4 जिलों में असर रहेगा उसका। और उत्तर प्रदेश में ये मध्य रीजन जो है, ये जो उसका कोर है, हार्ट है, भले ही वो सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से और पूर्वी उत्तर प्रदेश से वहाँ कम हो, लेकिन मूड उत्तर प्रदेश का वहीं से दिखाई देता है। और ये अगर मूड दिखाई दे रहा है तो आप ये समझिए कि बाकी जगह भी वो मूड ऐसे ही स्थिर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल 19 सीटें बुंदेलखंड में, और मध्य यूपी यानी जो अवध का पार्ट है यहां पर 81 सीटें हैं। इन 81 सीटों में से आपके सामने हम अभी आंकड़े बता रहे हैं फटाफट। हाँ, ये देखिए 39 to 31 यानी 29 to 31 अगर मीन निकालें तो 30 सीटें आ रही हैं बीजेपी को, और 39 से 41 यानी 40 सीटें आ रही हैं सपा को। बसपा के खाते में 2 से 4 यानी कि 3 सीटें बसपा को, और कांग्रेस के खाते में 4 से 6 यानी 5 सीटें कांग्रेस
कांग्रेस को, और अदर्स के खाते में 2 से 4 अगर देखें, इनका मीन अगर निकाले तो 3। तो इस प्रकार 81 सीटों की गिनती पूरी होती है और इसमें 10 सीटों का अंतर यहां दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच। अखिलेश यादव यहां पर मध्य भाग में लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी पार्टी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। अमलेंदु उपाध्याय जी, फटाफट मध्य भाग क्या कहेंगे? देखिए राजीव जी, मध्य भाग हम लोगों को याद है कि पिछला जो हम लोगों का सर्वे था उसमें लगभग बराबर की टक्कर दिख रही थी भाजपा और सपा की, और ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि इसका मतलब अच्छे दिन जो है वो कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के, और इसी का परिणाम हो सकता है कि योगी जी जो है फिर वो अयोध्या से लड़ने की हिम्मत ना जुटा पाए हो, लौट के गोरखपुर चले गए हों। ये भी इसीलिए हो सकता है क्योंकि जो आंकड़े हम लोगों के पास आ रहे हैं, जिस विधि से हम लोग कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि सरकार भी और भारतीय जनता पार्टी भी लगभग उसी तरीके से सब आंकड़े इकट्ठा कर रही होगी, और ये सूचनाएं उसके पास भी होंगी किस तरीके से जो है वो स्विंग उल्टा घूम रहा है। तो ये जो मध्य उत्तर प्रदेश है, यहां से जो सूचनाएं आ रही हो, यहाँ के जो आंकड़े आ रहे हैं, ये निश्चित तौर पर बता रहे हैं। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी का गर्व एक तरीके से कहा जा सकता था अवध के क्षेत्र को, कि उस गढ़ में भी जो अगर ये स्थिति हो रही है तो ये आगे जाके और इसकी स्थिति मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी खराब होगी। और मैं प्रशांत जी की एक बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये कांग्रेस के लिए भी संजीवनी दायक जो है वो क्षेत्र है, एक तरीके से कहा जाए। 2009 का अगर लोकसभा चुनाव आप याद करें, तब भी कांग्रेस को एक तरीके से संजीवनी मिली थी 2009 के लोकसभा चुनाव में, वो भी इसी क्षेत्र से मिली थी, मध्य उत्तर प्रदेश से। तो अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने की घोषणा करती हैं तो जाहिर सी बात है कि उसका असर जो है रायबरेली, प्रतापगढ़, उन्नाव, बाराबंकी, फैजाबाद, इन सब पे पड़ सकता है। तो इसका असर अब ये नुकसान जो ये किसको होगा, अब ये देखने वाली चीज होगी कि प्रियंका चुनाव लड़ती हैं और घोषणा करती तो इसका असर भाजपा पे ज्यादा पड़ेगा कि किस पे ज्यादा पड़ेगा, ये तो मालूम पड़ेगा आगे आने समय में। लेकिन आज की जो स्थिति दिख रही है प्रियंका के ना लड़ने की स्थिति में, उसमें मुझे लगता है कि ये हम लोगों का आंकड़ा जो है बिल्कुल एकदम, अगर आज की तारीख में चुनाव हो या कल अगर सुबह वोट पड़ने हो तो मुझे लगता है कि परिणाम फिर यही आएंगे। जी राजीव, बिल्कुल ये जो सर्वे है ये प्रियंका के चुनाव न लड़ने की स्थिति में सर्वे है, और उस आधार पर अगर देखें तो 4 से 6 सीटें यानी 5 सीट अगर मीन निकालें तो 5 सीट कांग्रेस के खाते में और 2 से 4 बसपा यहां लूज कर रही है, 2 से 4 सीटें बसपा के खाते में, जबकि 29 से 31 सीट यानी 30 सीटों के साथ में बीजेपी और 40 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी। तो ये जो आप देख रहे हैं आंकड़े, मध्य भाग में समाजवादी पार्टी 10 सीटों की लीड के साथ में बीजेपी को पछाड़ती हुई नजर आ रही है। जयशंकर जी क्या कहेंगे इन आंकड़ों को देख करके? मध्य भाग देखिए, चाहे मध्य भाग हो, चाहे पूर्वी यूपी हो, पश्चिमी यूपी हो, या बुंदेलखंड हो, या रोहेलखंड का इलाका हो, हमको लग रहा है कि एक ही तरह का परिदृश्य जो चुनावी परिदृश्य होगा उसमें कोई बहुत जरा फर्क नहीं होगा। कहीं कुछ सीटें किसी के कम हो जाएंगी, कहीं ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जो पूरे उत्तर प्रदेश का चुनावी सिनेरियो बन रहा है वही मध्य यूपी में भी होगा। और हमारा जो ओपिनियन पोल है काफी रियलिस्टिक लग रहा है, हमको लग रहा है इससे थोड़ी और सीटें कुछ और बीजेपी की घट भी सकती हैं और समाजवादी पार्टी की बढ़ भी सकती हैं। जी, समाजवादी पार्टी अब देखिए, जैसे अवध का इलाका है, अयोध्या में राम लाने की कोशिश की गई, लेकिन योगी जी के जो तैयारियां हुई, चुनाव लड़ेंगे और वो क्या लाइट्स लगा करके एलईडी लाइट्स के जरिए दिखाया जाएगा कि राम मंदिर किस ढंग से बन रहा है, कैसे कैसे क्या हो रहा है, इसको भुनाने की जो कोशिशें की गई। लेकिन उसी समय जो मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ गई कि जो राम जी का घर बनाने वाले लोग थे, राम जी का घर बनाने का दावा करने वाले लोग थे, वो अपने करीबी लोगों के बंगले और होटल बनाने में लग गए। जमीन का जो खरीद फरोख्त हुई जिस ढंग से अयोध्या और उसके आसपास के इलाकों में, और खासतौर से जो दलित समाज है, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनकी जमीनें औने पौने दामों में खरीद करके गुजराती भाइयों ने या फिर भाजपा के करीबी नेताओं ने, पत्रकारों ने या अफसरशाही ने जो खरीदी है जमीन। अब मुख्यमंत्री वहां कई बार गए, बताते हैं 17 बार या कितनी बार या 39 बार गए, वहां अयोध्या घूम के आ गए, लेकिन उनको एक बार भी पता नहीं चला कि उनके पैरों के नीचे क्या हो रहा है, अयोध्या में किस ढंग से खरीद फरोख्त हो रही है, जमीन के सौदे हो रहे हैं। मतलब राम में इनकी कोई आस्था नहीं रही है। राम के नाम पे जमीन हड़पने में, जमीन कब्जा करने में सारा का सारा इनकी उसी में कवायद लग रही है। उसको उन्होंने मतलब आस्था के बजाय पर्यटन और व्यवसाय का हिस्सा बना दिया राम को हमारे। तो इसको लेकर के लोगों में गुस्सा था। अयोध्या में जिस ढंग से लोगों के तोड़े गए थे मकान और ये सब,
उसको लेकर के स्थानीय लोग जिस ढंग से बगावत के मूड में थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, कहा जा रहा था कि वहां अगर योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ गए तो उनके लिए बहुत आसान नहीं रहेगा, क्योंकि वहां का ब्राह्मण समाज तो पहले से ही उनके खिलाफ है। वहां पे जो पवन पांडे हैं, तेजनारायण पांडे जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, तो वो मजबूत चुनौती देने की स्थिति में आए थे, और वहां के जो व्यापारियों का जो विरोध सामने आ गया, उसको देखते ही हमको लगता है कि योगी आदित्यनाथ वहां से खिसक करके वापस अपने गोरखपुर गए। तो इसको देखते हुए जो लहर बन रही है, हमको लगता है कि भाजपा की हालत बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। जो कुछ होगा लखनऊ में थोड़ा बहुत जो निकल जाए उनका निकल जाए, बाकी तो नहीं। जी, भाजपा की हालत क्या है ये हम यहां दिखा रहे हैं, और समाजवादी पार्टी जबरदस्त टक्कर देती हुई, कड़ी टक्कर देती हुई भारतीय जनता पार्टी को। उत्तर प्रदेश का सूरत हाल हम दिखा रहे हैं। कई लोगों को तकलीफ होती है, बोलते हैं कि आप कुछ और दिखा रहे हो। अब क्या कहा जाए, जो आंकड़े हैं, हमारे विजय जी टीम को लीड कर रहे हैं, जो आंकड़े लेकर के आते हैं वही आप तक हम रखते हैं। लोगों को तकलीफ बहुत होती है कि आप तो बिल्कुल उल्टी दिशा में चल रहे हो, यहां तो लोग जो हैं वो किसी और को जिता रहे हैं, आप किसी और को जिता रहे हो। जी, अगर लोग जो सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अगर हम वही दिखा दें तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला है। जो मतपेटी में या ईवीएम के मशीन पर जो आने वाला है उसको हम नहीं बदल सकते हैं। आपके कहने से अगर हम आपको खुश करने के लिए अगर हम कह दें कि भारतीय जनता पार्टी तो 325 सीटें जीत रही है, तो हमको कहने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर जहां हम सर्वे कर रहे हैं, हो सकता है कि हम जिनके बीच में जा रहे हैं उनका रुझान कुछ और है और कुछ और बता रहे हैं लोग, या और लोगों के बीच हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये बात हो सकती है। ओपिनियन पोल कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं होता है, ये बात भी सही है। लेकिन जो हमको जो फीड मिलेगा वो हम दिखाएंगे आपको। तो हमारा जो फीड है, विजय शुक्ला यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ कहना भी चाहते हैं, तो उसी को हम दिखाना चाहते हैं, दिखाएंगे। उसके लिए आपको खुश करने के लिए या किसी और को नाराज करने के लिए तो हमारा काम नहीं है। जी जी, विजय जी, विजय जी की आवाज नहीं आ रहा, आवाज जी। हम लोग जो ऐड करना, बस मैं इतना चाह रहा था कि हम लोग चूंकि कुछ लोगों का रुझान नहीं ले रहे हैं, दूसरा हम कोशिश करते हैं कि हर विधानसभा की 30 लोकेशंस को जरूर टच करें। उस 30 लोकेशंस का चयन बड़ा हम टेक्निकली करते हैं कि जिसमें सभी जातियां, वंचित और फायदा पाने वाले सब लोग आ जाए, पढ़े लिखे भी आए हैं, अनपढ़ भी आए। जैसे उत्तर प्रदेश में मुझे एक बड़ी मजेदार बात लगी, मैंने राजीव जी से भी साझा किया था कि मुसहर जाति जो कभी चुनाव से जिसका कोई बहुत ज्यादा खास वास्ता नहीं रहा, उसका अक्सर प्रयोग जो है बोगस वोटिंग में किया गया। उन्होंने कुछ छोटी छोटी बातें साझा की जिससे उनको लगा कि नहीं, हिंदुत्व वाला जो कार्ड है वहां असर कर रहा है, बाकी जगह नहीं कर रहा है। लेकिन चूंकि वोट डालने आएंगे नहीं तो उसका कोई फायदा नुकसान समझ में आता नहीं किसी को। जैसे ही हिंदू मुद्दे से हटकर आप दूसरे पॉइंट पर जाएंगे तो वहां वो सब कुछ खोते नजर आते हैं। और राम जी की कृपा जरूर रहेगी, लेकिन खाएंगे क्या? तो हमारी कोशिश होती है कि लोगों की सही आवाज को निकाल कर ले आए। बिल्कुल, ओपिनियन पोल में आप पूरे जितने भी मतदाता हैं वहां तक तो नहीं जा सकते, लेकिन हाँ, जैसा विजय जी बता रहे हैं कि हम 30 अलग अलग लोकेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद कोशिश करते हैं कि हर समाज के लोगों से पूछा जाए, जाना जाए उनके बीच। ये छोटा मोटा काम नहीं है कि आप गए और पूछ लिया आपने, हाँ जी किसको वोट दोगे, और सामने वाला बता दिया और आपने मान लिया, ये नहीं है। ये बहुत अलग तरह का गणित है और इस चीज को समझना होगा, और ये बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब क्या बताऊं आप लोगों को, इस मेहनत को उसका एक नमूना आपको दिखाया कि नुक्कड़ नाटक भी करना पड़ता है, कि नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को अट्रैक्ट करें, लोगों से पोलिंग करवाए, वो भी एक हम लोगों ने इस बार जोड़ा है उस चीज को। खैर, बढ़े आगे और अब सीधे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आना चाहूंगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश ये दोनों दो छोर है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव, इस बार चुनाव की शुरुआत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो बार बार दर्द देता है बीजेपी को, लेकिन क्या वो दर्द कम हो रहा है? क्योंकि अब तो किसानों का आंदोलन भी स्थगित है, और किसानों की जो मांग थी उसमें से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की वो मांग अब मान ली गई है। इसके बाद क्या किसान खुश हैं? क्या अब किसान जो हैं वो बीजेपी को वोट देंगे? बम्पर वोटिंग जैसे जाटों ने उस वक्त किया था बीजेपी के पक्ष में, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट जो हैं इस बार भी देंगे वोट बीजेपी को?
बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों के साथ जब आंकड़ों की ओर हम लोग बढ़ रहे थे तो आंकड़े क्या कुछ कहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, जरा फटाफट स्क्रीन पर ले आइए, उसको देख लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी 46 से 48 सीटें, समाजवादी पार्टी 76 से 78 सीटें, लगभग डबल। बसपा 6 से 8, कांग्रेस यहां पिछड़ती हुई 2 से 4 सीटें और अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें। यहां सीधा मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी और दोनों के बीच जबरदस्त अंतर। लेकिन अगर आप हमारे पिछले उसको अगर याद करें, जो हमने पिछला जो सर्वे आपके सामने रखा था, मैं जरा लेके आना चाहता हूं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 136 सीटें हैं टोटल, 136 सीट्स, और पिछली बार बीजेपी को जो सीटें आई थी वो 37 से 38 सीटें आ रही थीं, जिसमें इस बार लगभग 10 सीटों की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है और 136 सीटें टोटल है उसमें। और समाजवादी पार्टी को 82 से 84 सीटें आ रही थी, जो समाजवादी पार्टी की सीटें कम होकर के और बीजेपी में बढ़ी हैं। ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है, इसी पे भी हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस को उस समय 5 से 7 सीटें थीं जो कम हुई हैं और कांग्रेस को 2 से 4 सीटें दिखाई दे रही हैं। बसपा को भी 5 से 7 सीटें थीं जो इस बार 6 से 8 सीटें हैं। बसपा के खाते में 1 सीट का इजाफा दिखाई दे रहा है। अब सीधा अब डिस्कशन के लिए इस पैनल को ओपन करते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अमलेंदु जी सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगा, फिर हरप्रीत जी आपसे भी, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसानों के आंदोलन को लेकर के भी, लेकिन यहां बीजेपी लगभग 10 सीटों से गेन करती हुई दिखाई दे रही है, पिछले और 10 सीटों से लगभग पिछड़ती हुई। अगर पिछले आंकड़े आप लोगों को याद हो जो मैं अभी बता रहा था, लेकिन फिर भी दोनों के बीच, समाजवादी पार्टी और सपा के बीच में जबरदस्त अंतर है, जो अंतर मध्य भाग से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दोनों में बरकरार दिखाई दे रहा है। अमलेंदु उपाध्याय जी। राजीव जी, मुझे लगता है कि अंतर और बढ़ सकता था अगर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टिकटों के बंटवारे हुए, उसमें अगर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने थोड़ा और ज्यादा जो थी वो होमवर्क किया होता। जैसे कुछ एक टिकट जो घोषित हुई उनका बड़ा खराब इम्पैक्ट पड़ा है, मुझे लगता है उसका भी असर जो है इन पे शायद पड़ रहा होगा परिणामों पे। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जैसे सब जगह खराब है, ऐसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी खराब है, और यहाँ कुछ ज्यादा ही खराब है। वो इसलिए कि जो किसान आंदोलन का ज्यादा प्रभाव यहाँ रहा। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जातियों के बीच वैमनस्य पैदा करने की कोशिश की, वो उसको उल्टा असर करने लगा। तो ये भी इसका असर जो है भारतीय जनता पार्टी को यहाँ कुल मिला के नुकसान पहुंचा रहा है। दूसरा, कि जो शहरी सीटें हैं वहां शायद उनका प्रभाव कुछ थोड़ा हो सकता है, बढ़ता हुआ दिखाई पड़े, खासतौर से यहाँ नोएडा, दादरी, ये सीटें भी इसमें लगती हैं, गाजियाबाद भी लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आगरा। तो ये शहरी सीटें चूंकि यहाँ ज्यादा हैं, तो इसलिए हो सकता है कि यहाँ थोड़ा सा प्रभाव शहरी सीटों की वजह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो मतलब उतना नुकसान नहीं दिख रहा हो जो लोग सोच रहे थे कि मतलब बिल्कुल साफ हो जाएगी यहाँ भारतीय जनता पार्टी। तो मुझे लगता है कि जो शहरी सीटें हैं, विजय जी इसको ठीक से बता पाएंगे कि जो शहरी सीटें वो शायद यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो इज्जत बचाने वाली बात कही जा सकती है, वो शायद काम कर रही है। और यहाँ भी अगर कांग्रेस कायदे से अगर लड़ गई यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शहरी सीटों पे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ भी दिक्कतें जो है आ सकती हैं। बाकी अब देखिए आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, चुनाव खुल चुका है तो यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जी बिल्कुल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्या कहेंगे हरप्रीत सिंह जी? देखिए, अमलेंदु जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो शहरी सीटें हैं उसमें बीजेपी को एज है। और क्योंकि ऐसे लगता था जब किसान आंदोलन चल रहा था कि बिल्कुल सफाया हो जाएगा, पर किसी ने ये आकलन उस समय नहीं किया होगा कि इसमें शहरी सीटें कितनी आती हैं। इसमें जो शहर की सीटें हैं वो डेफिनेटली बीजेपी को उसमें फायदा है, ये बात माननी पड़ेगी। हाँ, जो गांव देहात की जो सीटें हैं, मथुरा और इस साइड की जो सीटें हैं, उसमें जरूर इनको लोकदल और समाजवादी पार्टी को फायदा रहेगा। और मेरे हिसाब से जो थोड़ा सा मेरे को लगता है जो सीट दिखा रहे हैं उससे कुछ कमी होगी बीजेपी की, ज्यादा नहीं बढ़ने वाली। आप कह रहे हैं कि 10 सीटें बढ़ी हुई आ रही हैं इस समय, मैं नहीं समझता कि बढ़ेंगी, कम ही होंगी, ज्यादा नहीं होंगी। हाँ, शहरी सीटों पे फायदा रहेगा, ये बात मैं मानता हूं। बिल्कुल, शहरी सीट
शहरी सीट कई हैं जिसमें फायदा दिखाई दे रहा है, और खासकर गौतम बुद्ध नगर से हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर की जो 3 सीटें हैं वहां भी जो खुद नोएडा की सीट जो है वहां राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं पंकज सिंह, और बहुत ही सुरक्षित माना जाता है। तो ऐसी जेवर सीट है, दादरी है, ये सीटों पे भी जो गणित है वो थोड़ा सा बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत साफ बता रहा हूं। तो शहरी सीट के बारे में जो अमलेंदु जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। प्रशांत टंडन जी, आप क्या कहेंगे इन आंकड़ों को देखकर के? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बहुत ज्यादा लोग इनकी मतलब खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर नजरें हैं। 136 सीटें, और 136 में से जो आंकड़े हैं एक बार फिर से ले आइए सामने, जो आंकड़े हैं वो थोड़ा इजाफा दिखाई दे रहा है, और खासकर बीजेपी में 10 सीटों का लगभग इजाफा पिछले हमारा जो ओपिनियन पोल था उसमें और अभी में जो अंतर है, बीजेपी यहां गेन करती हुई दिखाई दे रही है। 46 से 48 सीटें बीजेपी को और 76 से 78 सीट समाजवादी पार्टी को। जी राजीव जी, अगर बीजेपी की पॉलिटिक्स को आप देखिए, और बीजेपी की पॉलिटिक्स जो कि हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण पे आधारित है, उसका सबसे ज्यादा जो असर किसी राज्य पे पड़ता है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वो पोलराइजेशन का असर बिहार में नहीं है क्योंकि मिक्स नतीजे आते हैं। वो मध्य प्रदेश में नहीं दिखाई दिया क्योंकि चुनाव में तो हार गए थे, सरकार तो वैसे कैसे बनाई है हम सब जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश में ये सबसे ज्यादा असर दिखाई देता है। और जिस इलाके की हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, ये इलाके तो बीजेपी के जो ध्रुवीकरण के लैब्स जो थे उसके इलाके हैं। आज भी देखिए कि वो अमित शाह जो है वो कैराना ही गए हुए हैं। मुजफ्फरनगर और कैराना में से एक लैब में वो आज गए हुए हैं, और लगातार वो कैराना की बात को योगी आदित्यनाथ भी उठा रहे हैं। इसका कितना असर इलेक्शन के रिजल्ट पे होगा हम 10 तारीख को देखेंगे। 2-3 चीजें वहां काम कर रही हैं जो फर्क दिखाई दे रहा है आपको। उत्तर प्रदेश देखिए 2017 से अब का उत्तर प्रदेश बहुत फर्क है, और 2019 के लोकसभा के चुनाव से भी फर्क है। 2019 के लोकसभा के चुनाव में के बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए, हरियाणा में 21% वोट शेयर कम हुआ बीजेपी का, महाराष्ट्र में 9.5% कम हुआ, झारखंड में 20% कम हुआ, दिल्ली में 18% कम हुआ, बंगाल का चुनाव हारे, तमिलनाडु से उनका पार्टनर हार गए। मतलब उस 2019 के बाद लगातार बीजेपी को असफलताएं मिली हैं, असम की रिटेन करने के अलावा। तो उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये सारे फैक्टर, एक कुछ नया कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है जो हमको 10 तारीख को ही दिखाई देगा, जो मैंने महसूस किया जितना मैं गया और देखा। एक तो हिंदू मुस्लिम कार्ड से ज्यादा असर बीजेपी के पक्ष में जो जा रहा है, वो ये जो फ्री राशन और फ्री, उसका एक असर जरूर वहां पे दिखाई दे रहा है, जो कि हिंदू मुस्लिम से ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। यानी बीजेपी के हक में कोई चीज जो काम कर रही है, वो जो डायरेक्ट असिस्टेंस और कैश ट्रांसफर हो रहा है, उसका असर गांवों में दिखाई देता है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक और फैक्टर काम आएगा, क्योंकि टिकट की स्थिति हम लोग इस आकलन में नहीं करते हैं। कोई 22 से 24 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसी भी होंगी जिसमें कि तीनों दल के यानी बीजेपी के अलावा जो प्रमुख दल होंगे उनके उम्मीदवार मुसलमान होंगे। ऐसी सीटें 20 से ऊपर होंगी। वहां जो वोट कटेगा उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। कितना वोट कटता है या टैक्टिकल वोटिंग होती है, ये 10 तारीख को ही मालूम पड़ेगा। ओवैसी साहब का फैक्टर आपने शुरुआत में चर्चा की, उसकी भी टेस्टिंग यही होनी है। पिछली बार 36 जगह से चुनाव लड़े थे, एक को छोड़ के सब जगह जमानत जब्त हुई थी। इस बार भी कमोबेश स्थिति वैसी ही रहने वाली है, लेकिन कैंडिडेट की संख्या बढ़ेगी। एक और वाइल्ड कार्ड जो उत्तर प्रदेश में सर्वे में शायद रिफ्लेक्ट नहीं होगा, जो दिखाई देगा
कि महिला वोटर कैसे वोट करती हैं, क्योंकि अगर ये कार्ड चलता है और प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं तो फिर उसका एक नया असर पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगा। किसान आंदोलन का असर यहाँ पे रहेगा, जिसकी चर्चा हम लोग आपके प्रोग्राम में कई बार करते रहे। तो मुझे लगता है कि कहीं अगर किसान आंदोलन का असर हुआ तो ये सीटें कम होंगी बीजेपी की। और एक बात का हम लोग ये ध्यान ये भी रखें कि इसी में एक रीजन और है जिसको अगर हम पश्चिमी मान लें, वो है लखीमपुर खीरी रीजन। और वहां पे जो पिछले दिनों हादसा हुआ और उसमें किसान मारे गए और जीप से रौंद दिए गए, वो एक इशू है। उसमें से 36-37 सीटों में 32, 27, 28 सीटें बीजेपी के पास गई थी। वहां उनको नुकसान होगा इस बार। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि जितनी आप सीटें दिखा रहे हैं, अगर बीजेपी रिटेन कर रही है या बीजेपी बढ़ रही है, उसका एक कारण जो है वो डायरेक्ट ट्रांसफर जो बेनिफिट्स हैं, चाहे वो राशन है, वो सब हो रहा है, उसका असर दिखाई दे रहा है। हिंदू मुस्लिम फैक्टर कितना काम कर रहा है वो मुझे उसमें कमी दिखाई दी है जितनी बार मैं गया हूं। जयशंकर जी, आपकी प्रतिक्रिया भी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण पार्ट इस चुनाव के लिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन पूरा का पूरा, और खासकर आरएलडी के दम पर यहां समाजवादी पार्टी और दोनों के लिए आरएलडी के पास आप याद कीजिए पिछली दफा मात्र 1 सीट आई थी, वो भी बाद में बीजेपी में चले गए थे विधायक महोदय। नहीं, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी वही हाल है जो मैंने कहा ना कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो एक लहर चल रही है, जो जंग की चल रही है, सिनारियो बन रहा है, उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बल्कि जो हाल तक हम लोगों को जो सूचना मिल रही थी उसमें तो यही था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा का सुपड़ा साफ हो सकता है। क्यों, अभी 2-3 घटनाएं हुई हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही इलाकों में। एक भाजपा के उम्मीदवार हैं सैनी जी, उनके चुनाव क्षेत्र में जब वो गए अपने सैनी समाज के लोगों के बीच में, तो उनके लोगों ने उनको भगा दिया, वहां से खदेड़ दिया। दूसरी घटना हुई मथुरा में अनुसूचित जाति के लिए जो सुरक्षित क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भाजपा के उम्मीदवार गुजर बहुल गांव में गए, वहां गुजर किसानों ने उनको दौड़ा करके भगा दिया वहां से। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, मतलब कि गुस्सा कितना ज्यादा है कि गांव में घुसने तक नहीं दे रहे हैं लोग, किसान लोग या दूसरे तबके के लोग। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ इतना गुस्सा है। अब उस गुस्से की परिणति किस रूप में दिखाई देती है, मुझे लगता है कि अगर वो चलेगा तो फिर काफी। और टिकटों का बंटवारा तो दोनों तरफ से वैसे ही हुआ है, मतलब इधर से भी जो आरएलडी और समाजवादी पार्टी के टिकटों में भी कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी हुआ है। अब आप देखिए गुर्जर समाज जो है, खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो गुर्जर समाज है, वो हाल के वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ था। लेकिन अभी एक बड़ी गलती जो योगी आदित्यनाथ जी ने कर दिया कि जो गुर्जरों के सम्राट माने जाते हैं महाराजा मीर भोज, उनका स्टैच्यू बना के उनको राजपूत डिक्लेयर कर दिया। इसको लेकर के पूरे गुर्जर समाज में इतना गुस्सा, इतना आक्रोश है कि कहीं ना कहीं वो आक्रोश भारतीय जनता पार्टी के चुनावी संभावनाओं पे भारी पड़ने की उम्मीद दिखाया जा रहा है। इसी तरह से आप देखिए, जैसे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बहुत तपे तपाए नेता हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, उनके बारे में कहा जाता कि स्कूटर पे चल करके वो पार्टी को खड़ा करने का काम उन्होंने किया था पूरे पश्चिमी प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी। उनका टिकट काट करके दिया किसको? एक कमल दत्त शर्मा जी हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अभी कुछ दिनों पहले एक होटल में किसी और की पत्नी के साथ रंगरेलियां मना रहे थे और उस महिला के पति वहां पहुंच गए। उन्होंने उनको पकड़ लिया रंगे हाथ और फिर साबित कराने के लिए कि वो सही हैं, अपनी पत्नी को उनसे, कमल दत्त शर्मा जी से चांटे मरवाए, अगर कोई रिश्ता नहीं है ऐसा बताने के लिए। ये वीडियो पूरा वायरल हुआ पूरे। भारतीय जनता पार्टी जो कभी चाल चरित्र और चेहरे की बात करती थी, वो ऐसे लोगों को टिकट दे रही है जो दूसरे की बीवियों को लेकर के होटल में पकड़े जाते हैं।
तो ऐसे लोगों को टिकट दिया है। इसी तरह से मतलब टिकटों का जो बंटवारा हुआ है वो दोनों तरफ से ऐसे ही हुआ है। दूसरा जो है किसानों को लेकर के, किसान मतलब संजीव बालियान जी पिछले दिनों गए थे वहां पे, सिसौली गांव में गए थे, नरेश टिकैत जी से मुलाकात हुई थी उनकी। नरेश टिकैत जी ने पहले कहा था कि हमारा किसानों का समर्थन समाजवादी पार्टी को होगा, लेकिन बाद में जब ये गए तो उन्होंने कहा कि मेरा आशीर्वाद दे दीजिए, तो उन्होंने कहा कि आशीर्वाद है। अब उसको उन्होंने प्रचारित करना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं उनको तो बदल गए, नरेश टिकैत का मूड बदल गया, उन्होंने तो भाजपा को अभयदान दे दिया या आशीर्वाद, या फिर बाद में नरेश टिकैत को साफ करना पड़ा कि उन्होंने हमसे आशीर्वाद मांगा, हमने उनको आशीर्वाद दिया, समर्थन का कोई आश्वासन नहीं दिया है। तो किसानों की जो समस्याएं हैं वो जो कि त्यों वैसे ही पड़ी हुई हैं। जो गन्ना विकास मंत्री हैं सुरेश राणा, वो अपने इलाके में नहीं जा पा रहे हैं, गन्ना किसान दौड़ा ले रहे हैं, क्योंकि योगी जी उनके विज्ञापन तो कहते हैं कि गन्ना किसानों का बकाये का भुगतान हो गया, लेकिन किसानों के हाथ में कुछ पैसा ही नहीं आ रहा है। तो जो रियलिटी है, जमीनी हकीकत है, अब चूंकि दिल्ली से ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके बहुत करीब हैं, तो लोग सच्चाई को समझ लेते हैं, कहीं ना कहीं से सारे आंकड़े निकल कर आ जाते हैं। और वो किसानों के बीच में आप अपने विज्ञापनों से अगर समझाना चाहेंगे तो नहीं बात बन पाएगी। इसी तरह से जैसे मैंने कहा पंजाब के मामले को लेकर के कि जो किसान आंदोलन जब खत्म कराया गया तो किसानों से जो वायदे हुए, भारत सरकार के प्रतिनिधि ने जो समझौता पत्र भेजा जिसके आधार पर किसान सिंघू बॉर्डर हो या गाजीपुर का बॉर्डर हो या और इलाकों से खाली करके गए, उसमें से रत्ती भर पर भी अमल नहीं हुआ। वो अफसर भी गायब है। सरकारें जो है कुछ बता नहीं पा रही हैं कि किसी किसान को मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किसानों पर से मुकदमे हटेंगे कि नहीं हटेंगे। तो वो इशू ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। और नहीं तो और जो घाव पे नमक छिड़कने वाली बात है, घाव तो गंभीर होता ही है, घाव तो दर्द देता है, लेकिन घाव पे अगर आप नमक छिड़क देते हैं कि लखीमपुर खीरी में जहां पे किसानों को मोटर कार से रौंद के मार डाला गया, उसमें हमारा एक पत्रकार साथी भी कार से ही रौंद कर मरा था, ये बात भी साबित हो गई है। उस घटना के लिए, उस हत्याकांड के लिए जिम्मेदार आदमी अभी भी मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री बन के बैठे हुए हैं, अजय मिश्र टेनी जी, उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है। तो जो किसान आंदोलन की जो पिछले दिनों बैठक हुई है उसमें तो शायद ये तय किया उन लोगों ने कि हम लोग लखीमपुर खीरी से वहां मोर्चा लगाएंगे, फिर से वहां मोर्चा शुरू करेंगे। तो अगर इस तरह की बातें उठेंगी तो कहीं ना कहीं ये सब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही जाएगा। और एक बात जो अभी प्रशांत कह रहे थे, जो हिंदू मुसलमान जो पोलराइजेशन की बात, ये तो 2013 में जो किया था मुजफ्फरनगर में दंगे के साथ जिस ढंग से, तो उसकी सफाई बहुत साफ साफ लफ्जों में राकेश टिकैत ने सिसौली की जो पंचायत हुई थी उसमें कहा था कि हमसे दंगे करवाए गए थे और इस बार दंगे हम नहीं होने देंगे। और हिंदू हो सकता है कि चुनाव से पहले किसी बड़े हिंदू नेता की हत्या भी कराने की कोशिश की जाए। मतलब किसानों को आपने क्या समझा, कभी खालिस्तानी बता दिया, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग बता दिया, जितनी गालियां हो सकती थी वो सारे अपने किसान भाइयों को आपने दी। तब उस समय आपने नहीं सोचा था कि साहब इन्हीं किसानों के पास हम कटोरा लेकर के जाएंगे कि भाई हमको वोट दे दीजिए, एक बार फिर से हमारी सरकार बनवा दीजिए। और अमित शाह जी ने जो आज काम किया है कैराना में जाकर के, मैंने कैराना को इशू इन लोगों ने बनाया था कि साहब वहां पे हिंदू जो व्यापारी हैं उनको छोड़ करके जाना पड़ रहा है, अपने जमीन बेच करके, घर बेच करके, नीलाम करके भागना पड़ रहा है, उनके इतना बड़ा आतंक है। भाई 5 साल आपकी सरकार रही यार, 5 साल में आप इस ढंग से नहीं तैयार कोई ऐसा काम कर सके वहां पर कि वहां हिंदुओं में ऐसा कॉन्फिडेंस बन सके। आज भी जाकर के आपको उसी बात को रोना पड़ रहा है, उसी का रोना रो रहे हैं जाकर के आप। इसका मतलब कि आपकी पूरी सरकार निकम्मी थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार विज्ञापनों में भले दिखाई दे, लेकिन हिंदुओं का आत्मबल भी बढ़ाने में वो नाकाम रही है। और सच बात तो ये है कि बाकी बहुत सारे चैनलों पे जो खबरें आई दिखाई कैराना के बारे में, कैराना के लोगों ने कहा कि नहीं साहब इस तरह का कोई ऐसा माहौल नहीं था। गुंडों का आतंक रहा कभी किसी जमाने में, लेकिन वो सबके लिए था, चाहे वो हिंदू के लिए रहा हो चाहे मुसलमान के लिए हो। जो रंगदारी लेते थे या जिस ढंग से करते थे वो लोग कभी किसी जमाने में, उसमें कहीं ऐसा हिंदू और मुसलमान का खेल नहीं होता था। और लोग, बहुत सारे लोग तो जो वहां गए अपना घर बंद करके, दुकान बंद करके अपने बिजनेस व्यापार का विस्तार करने के लिए दिल्ली गए, तो अब उनको भी आपने जोड़ दिया कि साहब इसमें पलायन कर रहे हैं, हिंदू पलायन कर रहे हैं। तो ये सारे नारे जो हैं अब वो चलने वाले नहीं हैं। दूसरा है कि बहुत सारी कोशिशें आपने की, हरिद्वार में धर्म संसदें लगवाई, गाली गलौज किया, सब कुछ किया, मार पिटाई की, कहीं पकड़ करके किसी को पीट दिया, कहीं किसी के थैले में आपको गोमांस दिखाई दे गया, ये सारी घटनाएं किया। लेकिन नमाज पढ़ने से रोका, सार्वजनिक स्थलों पे भगवती जागरण होगा लेकिन नमाज नहीं हो सकती है। तो इस सब के बावजूद जो अल्पसंख्यक तबका है वो रिएक्ट नहीं कर रहा है।
वो उत्तेजित नहीं हो रहा है। आप जितना उनको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोवोक नहीं हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी हार आपके लिए वो बन रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट, गुर्जर यानी ओबीसी, मुस्लिम मतलब अल्पसंख्यक, कुछ कहीं कहीं सिख लोग भी हैं वहां पर, ये और दलितों का भी एक बड़ा हिस्सा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी हमारे ओपिनियन पोल में नहीं दिखाई दे रही है कि बहुत आगे बढ़ रही हो, तो जाहिर सी बात है कि दलित समाज भी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं जाएगा, क्योंकि हाथरस की बेटी का किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ है। हाथरस की बेटी को जिस ढंग से बलात्कार किया लोगों ने, बलात्कार करने के बाद आधी रात में केरोसिन तेल डाल करके उसकी लाश जलाई गई थी, उसको दलित वहां का भूलने वाला नहीं है। तो वो अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं जाता है तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के साथ ही जाएगा। अब रहा सवाल कांग्रेस का, देखिए सही बात है, उत्तर प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या काफी बड़ी है। हमको जो सूचना है उसके हिसाब से तो 59% हो गया है। हो सकता है कि अगर महिलाओं का कोई रुझान बढ़े, कोई ढंग से बात हो, लेकिन अब चूंकि मैंने पहले से ही कहा था कि कांग्रेस इस मामले में जो लड़की हूं लड़ सकती हूं नारा तो बहुत बढ़िया गढ़ दिया, लेकिन अगर उसी नारे को उन्होंने पंजाब में भी गढ़ा होता, उसी नारे को उन्होंने उत्तराखंड में भी दिखाया होता, उसी को गोवा में और मणिपुर में भी किया होता, तो उसका सूरत कुछ और होती, कुछ और तस्वीर उभर करके आती। अब प्रियंका चुनाव लड़ेंगी, कहां से चुनाव लड़ेंगी, ये देखने वाली बात हो सकती है। जी बिल्कुल, प्रियंका अगर चुनाव लड़ती हैं तो कांग्रेस की जो सूरत होगी, यानी वहां उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति होगी कांग्रेस की, ये तब हम जानेंगे समझेंगे। आज की तारीख में जब हमने ये ओपिनियन पोल किया है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स की घोषणा हो रही थी और इस दौरान बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन अगला जो 7 तारीख को हमारा ओपिनियन पोल आएगा वो शायद कैंडिडेट्स की घोषणा के बाद का और पहले दूसरे चरणों और तीसरे चरण तक की बहुत सारी चीजें जो तस्वीर है वो बिल्कुल सामने होगी, तो शायद और भी सटीक हम ओपिनियन पोल लेकर के आएंगे। लेकिन इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में जो आखिरी पार्ट है जो बहुत दर्द दे रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरह पूर्वी उत्तर प्रदेश भी बहुत दर्द दे रहा है, और वहां उसी दर्द को के निवारण के लिए अब योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर भेज दिया गया है। क्या योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर का जो सीट है वो निकाल पाएंगे, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी हमारे आंकड़े पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्या कहते हैं ये हम जान लें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक में हम देख रहे हैं कि पहला पार्ट जो है यानी बुंदेलखंड में बीजेपी लीड कर रही है, लेकिन मध्य पार्ट यानी मध्य यूपी और पश्चिमी यूपी में बीजेपी पिछड़ रही है। क्या पूर्वी यूपी में भी पिछड़ रही है? देखिए आपके सामने आंकड़े हैं। पूर्वी यूपी में 67 से 69 सीटें यानी कि 68 सीट बीजेपी के खाते में। समाजवादी पार्टी यहां लीड ले रही है, 88 से 90 सीट पूर्वांचल समाजवादी पार्टी। बसपा 2 से 4, कांग्रेस 4 से 6 और अन्य 1 से 3। ये आंकड़े आपके सामने। पूर्वी उत्तर प्रदेश बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना पड़ा 7 बार। अब गोरखपुर पहुंचने के बाद योगी आदित्यनाथ भी संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश लीड ले पाएगी बीजेपी यहां पर? यहां भी आप देखिए तो अंतर काफी है, लगभग 20 सीटों का अंतर दिखाई दे रहा है दोनों में, 70 और 20, 69 और 90 अगर ऐसे देखें तो ये 20 सीटों का अंतर, बहुत बड़ा अंतर यहां पे है। और ये गैप 20 सीटों का गैप जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को सरकार बनाने से रोकता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सीधे एक बार फिर से अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, पूर्वांचल की बात हम कर रहे हैं, यहां देख रहे हैं अब आखिरी पड़ाव आ गया है पूर्वांचल में, 20 सीटों का अंतर दोनों दलों के बीच। और अमलेंदु जी फटाफट इसके बाद फिर हम बताएंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में परसेंटेज ऑफ वोटिंग, किस पार्टी को कितने % वोट आ रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे पहले अमलेंदु जी क्या कह रहे हैं इन आंकड़ों को देख करके? 20 सीटों का अंतर दोनों दलों के बीच में, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच। निश्चित तौर पर राजीव जी, और इसमें मुझे लगता है महत्वपूर्ण भूमिका ओम प्रकाश राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य की भी है इस अंतर को बढ़ाने में। और चूंकि पिछली बार जो हम लोगों का ओपिनियन पोल था उसमें लगभग बराबर की सी टक्कर थी पूर्वी यूपी में सपा और भाजपा के बीच में, लेकिन अब सपा जो है काफी आगे जाती दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर पर ये जो नया घटनाक्रम हुआ एकदम से कि स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ के चले गए
और पहले हालांकि हो चुका था उनका ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन। तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक अच्छा खासा असर जो है मुझे लगता है वो डाल रहा है। और जो ये बात हो गई, जो मतलब फैल गई कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की विरोधी है और मुख्यमंत्री का चेहरा जो है योगी आदित्यनाथ ही होंगे, मुझे लगता है इसका भी कुछ ना कुछ असर जो निश्चित तौर पर पड़ रहा है, खासतौर से पूर्वांचल में। क्योंकि पूर्वांचल की जो स्थिति है वहां ब्राह्मण भी जो मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो खुल के साथ कहीं रास्ता देख रहा है, जो स्थितियां बन रही है। क्योंकि योगी जी वहां क्षत्रिय अस्मिता के एक तरीके से प्रतीक हैं, और क्षत्रियों की ब्राह्मणों की भी वहां प्रतिद्वंदता काफी लंबे समय से रही है, और पिछड़ों की भी जो है वो गोलबंदी अब इस तरीके से अखिलेश यादव के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ जो होने लगी है, और योगी जी की सरकार के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं लगातार कि ये पिछड़ा विरोधी सरकार है, तो इसका भी कुछ ना कुछ असर जो है इस पे पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और मुझे लगता है ये पूरे उत्तर प्रदेश में जो है इसका परिरक्षण होगा, और हम लोग जो टोटल दिखाएंगे उसमें ये सब चीज निकल के आ जाएंगी। और मैं फिर कहूंगा कि जो आज की परिस्थितियां उसमें यही है, कल को क्या होगा वो तो कल आने वाला समय तय करेगा, क्योंकि आखिरी फेज में चुनाव है। लेकिन आज की जो परिस्थितियां, अगर आज चुनाव हो जाए पूर्वांचल में भी, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल यही स्थिति होगी। जी राजीव, बिल्कुल। फटाफट आप लोगों के बीच आऊं और आप लोगों के विचारों को सुनूं पूर्वांचल के बारे में, लेकिन उससे पहले पूरे उत्तर प्रदेश में यह दिखाना चाहता हूं कि किस दल को कितने % वोट आ रहे हैं। आप याद कीजिए कि पिछला जो चुनाव था उसमें लगभग 40% बीजेपी गठबंधन को वोट मिले थे, और कई लोग बोल रहे हैं, और इधर समाजवादी पार्टी और इनका अगर कहें कांग्रेस को मिला दें तो लगभग 30% दोनों के थे, 10% का अंतर था। हालांकि उसमें भी कुछ अलग गणित चल रहा है, 22% और फिर 40%। इस बहुत लंबी दूरी को कैसे पाट पाएगी समाजवादी पार्टी। लेकिन इस वक्त अगर पूरे आंकड़ों को मिलाकर के देखें तो किस पार्टी को कितने % वोट आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आइए जरा फटाफट लेके आइए। और ये नीचे आप देखिए, स्क्रीन में नीचे आप देख पा रहे होंगे, बीजेपी को 35.7%, समाजवादी पार्टी को 37%, लगभग 1.5% का अंतर, यहां 1.3% का अंतर दोनों में। बीएसपी को 13.9, बीएसपी में घाटा यहां पर। कांग्रेस पार्टी को जो 6%, 6.9, लगभग 7% का था पिछला, वो थोड़ा सा कांग्रेस बढ़ाती हुई नजर आ रही है, 8.6, और अदर्स के खाते में 5.7%। ये आंकड़े जो हैं परसेंट वाइज आपके सामने हैं। बीजेपी गठबंधन जो पिछली बार 39 कुछ यानी लगभग 40% पर थी, वो घट करके लगभग 4.3% से कम होते हुए 35.7% पर आ रही है। और समाजवादी पार्टी 37, यहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था जो लगभग 29-30% का था, वो माफ करें बीजेपी अपडेट है, थोड़ा गलती थी शायद, यहां अपडेट है। बीजेपी 34.8% है, 34.8% बीजेपी, 37% समाजवादी पार्टी, बीएसपी 13.9% और आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी 8.6 और 5.7 जो हैं ये यहां अदर्स के खाते में। और ये आंकड़े आप लोगों के सामने हैं। परसेंटेज पे थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा, और प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहूंगा कि 40 से लगभग 5% का अंतर बोला भी जा रहा है। और इसमें जहां तक हमारे जो सर्वे में हमारे विजय जी और अच्छी तरह से बताएंगे, और 5% गिरता हुआ तो यहां साफ दिखाई दे रहा है बीजेपी का। लेकिन इसके साथ साथ बसपा में भी यहां डेंट, और ये साफ दिखाई दे रहा है, बसपा में डेंट और बीजेपी में डेंट, ये दोनों डेंट और जुड़ता हुआ वहां दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा फर्क कांग्रेस में। अब आगे कांग्रेस क्या करेगी, अपने कैंडिडेट के रूप में लेके आती है क्या प्रियंका गांधी को, तो बाद में देखेंगे। लेकिन अभी बीजेपी और बसपा दोनों का गिरना समाजवादी पार्टी को यहां बढ़त दिखाई दे रहा है। आंकड़े जो पूरे हैं वो लेके आए, लेकिन इस पर चर्चा थोड़ी लाजमी है, करना चाहता हूं। प्रशांत जी क्या कहेंगे? मैंने 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए उनके वोट शेयर की चर्चा की थी कि 10-10, 15-15, 20-20% कम हुआ है। झारखंड में 18%, 20% कम हुआ। तो उत्तर प्रदेश कोई देश के बाहर नहीं है। उत्तर प्रदेश में हालांकि पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा चलती है, लेकिन आप ये देखिए कि लोकसभा के बाद झारखंड में चुनाव हुए, और झारखंड में ही प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान आया था कपड़ों से पहचानने वाला, लेकिन उसके बाद भी वहां पे 20% वोट शेयर कम हुआ बीजेपी का। तो
ये जो लोकसभा के बाद से लगातार बीजेपी का वोट शेयर कम हुआ है, और लोकसभा में भी जो 2017 की बात अगर करें, 2017 में जैसा जयशंकर जी ने कहा, लोग भी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि वो कैराना और मुजफ्फरनगर के का लैब था, वो प्रयोगशालाएं थी पोलराइजेशन की। 28% कम्युनल राइट्स में बढ़ोतरी हुई थी। अब जो किसान आंदोलन हुआ उसने वो दोनों का असर कम किया। कितनी बार भी कैराना जाए, वो हुकुम सिंह अपने जीवित रहते उस लिस्ट को गलत साबित कर गए थे। वो कह गए थे कि वो लिस्ट गलत है, उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है, और वो एक 2018 में उपचुनाव हुए थे, वो हार भी गई थी लोकसभा का चुनाव, इसी मुद्दे पे चुनाव हुआ था। तो ये एक बड़ी शुभ संकेत जो दिखाई दे रहा है, शुभ संकेत इसलिए मैं कह रहा हूं, मुझे बीजेपी के हारने या जीतने से गम खुशी की बात नहीं है। बीजेपी जिस आधार पर वोट शेयर बढ़ाती है वो समाज के लिए और देश के लिए, लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। और अगर ये वोट शेयर कम हो रहा है तो सीधा सीधा मतलब है कि समाज में नफरत का पैमाना भी कम हो रहा है। ये केवल एंटी इनकम्बेंसी और इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है। एक तो ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात राजीव जी, बहुत छोटी सी बात मैं कह के खत्म करूंगा कि 5 साल में योगी साहब ने कोई काम नहीं किया। आप चाहें तो मैं आंकड़े दे दूं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, कर्जे, जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो जीडीपी है और तमाम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बाकी राज्यों से फर्क है, बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। चाहे वो इन्फेंट मॉर्टेलिटी का मामला हो, चाहे वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मामला हो, पूरे देश के एवरेज से तो बहुत पीछे है, और वो केरल और दूसरे राज्यों से भी बहुत पीछे हैं। मतलब जिस रफ्तार से वो बढ़ रहे हैं उस रफ्तार से तो कई दशक लग जाएंगे केरल के बराबर आने में, जहां केरल आज है। तो उत्तर प्रदेश में 5 साल तक योगी साहब ने कोई काम नहीं किया, ना रोजगार के मामले पे, ना किसी और मामले पे, केवल उद्घाटन किए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की हम लोग बात कर रहे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जो अखिलेश की योजनाएं थी, अखिलेश सरकार के जमाने की, वो योजनाएं पूरी हुई हैं, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस हो। तो केवल और केवल उद्घाटन, फ्रंट पेज पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके विज्ञापन, जमीन पे काम नहीं हुआ। तो अगर ये वोट शेयर कम हो रहा है तो ये बड़ा शुभ संकेत है। मैं इसको सेमीफाइनल, फाइनल, इन सब से परिभाषा से दूर मान के चल रहा हूं कि ये बड़ा शुभ संकेत है, क्योंकि सबसे ज्यादा असर इस नफरत की राजनीति का कहीं होता है तो उत्तर प्रदेश में होता है, जहां से 80 लोकसभा की सीटें आती हैं और 403 विधानसभा की सीटें। आंकड़ों के आधार पर ये जो वोट शेयर है, इन आधार पर टोटल वो सीटें कितनी आ रही हैं, जरा ये लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। टोटल सीटें 403 में से देखिए बीजेपी 151 से 159 सीटें बीजेपी के खाते में, समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ में 208 से 216 सीटों के साथ नंबर 1 यानी बहुमत के साथ में सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। बसपा 11 से 19 सीटें और कांग्रेस 10 से 18 सीटें। बसपा और कांग्रेस के बीच तीसरे नंबर की लड़ाई चल रही है कि कौन नंबर 3 पर होगा, ये यहां दिखाई दे रहा है। और अदर्स के खाते में 5 से 13 सीटें हैं। ये 151 से 159, बीजेपी जो पिछली दफा बीजेपी प्लस 325 सीटों से अब 150 से 160 सीटों पर आ रही है, ये साफ यहां दिखाई दे रहा है। और वोट परसेंटेज बीजेपी प्लस की बात कर रहा हूं, उसमें लगभग 6% का अंतर, उसमें 5% तो मानकर चलिए वो गिरावट यहां साफ दिखाई दे रहा है। जयशंकर जी आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले आपसे पहले आना चाहूंगा हरप्रीत जी आपके पास में, क्या कुछ कहेंगे इन पूरे आंकड़ों को देख करके, उत्तर प्रदेश के आंकड़ों को देख करके, महत्वपूर्ण राज्य 403 सीटें। देखिए प्रशांत जी ने बहुत सही बोला, बहुत सही कहा कि जो नफरत की जो खेती है और जो फसल है वो नहीं कटने वाली है इस बार। जो नफरत का जो
इन्होंने बहुत कोशिश करी, वो बहुत कम हुआ है। इसकी वजह से देखिए ये मार भी खा रहे हैं और सीटें भी कम हुई। नंबर 2, इन्होंने काम क्या कराया? कुछ भी नहीं। आप देखिए ना, एजुकेशन के मामले में कहां है यूपी? एजुकेशन के मामले में कहां यूपी है? कितने स्कूल बना दिए अच्छे, या कितनी यूनिवर्सिटी खोल दी? कुछ सभी कुछ है तो वो प्राइवेट है, सरकारी कुछ नहीं है। एजुकेशन का स्टैंडर्ड यूपी में बहुत नीचे है और स्टेट्स के मुकाबले में, इवन देन पंजाब से भी नीचा है एजुकेशन का स्टैंडर्ड। और तो और आपने देखा ही है जब ये लाशें कैसे बह के गई दूसरी लहर में, कोरोना की लहर में, और सरकार ये मानने को तैयार ही नहीं कि ऑक्सीजन की कमी हुई थी, जबकि फोटोएं वायरल हुई हैं, वीडियो वायरल हुए हैं कि सड़क के ऊपर कैसे लोग मर रहे हैं, तो उसको भी इन्होंने नकारा है ना। और लोग ये समझने लगे हैं कि नफरत करेंगे तो नुकसान हमारा है। लोग नफरत नहीं चाहते हैं इस समय, और बिल्कुल सही बात है कि ये जो नफरत की और ये नफरत क्यों कम हुई? सबसे ज्यादा किसानों को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने सरेआम खड़े होके ये बोला कि आप हमें गलत कह रहे हो, आप हिंदू मुस्लिम कहना बंद करो। इष्ट कैत या टिकैत साहब को ये धन्यवाद बनता है, कुछ भी कह लो आप, कि उन्होंने सरेआम खड़े होके इस चीज को स्वीकारा भी कि हमने ये गलती करी। इस चीज को स्वीकारना ही बहुत बड़ी बात थी कि हम हिंदू मुस्लिम के उसमें लहर में बह गए थे, अब ये नहीं होने देंगे। और ये गांव के लोग कह रहे हैं, ये गांव के लोग जो यंग जनरेशन है जिन्हें जॉब नहीं मिली, वो ये कहती है। देखिए आज की डेट में सबसे पहली बात होती है जॉब होना, भूखे पेट कुछ नहीं होता है। अब आप देख लीजिए, मैं पुराना ले जाता हूं, जब ये शाइनिंग इंडिया चलाते थे और लोग कहते थे हमने ये कर दिया वो कर दिया, तब मैं लोगों को बोलता था, तब लोग धरातर भी ये कहते थे यार शाइनिंग इंडिया क्या होता है, पेट तो खाली है। तो वही बात है, वाजपेयी के हारने का कारण भी यही था कि जॉब क्रिएशन नहीं हो पाया था उस समय। जॉब क्रिएशन नहीं कर पाने की वजह से ही वो हारे थे। अब वो दिखाना, एडवर्टाइजमेंट चलाना, सब कुछ दिखाना, ये किया तो कुछ भी नहीं है। वही बात है कि फीता ही काटा है। जो पिछली सरकार ने जो प्लानिंग करी, एक प्लानिंग करने के लिए सालों लग जाते हैं। अगर एक ब्रिज बनना है तो उसके लिए प्लानिंग करने में 2 साल लग जाते हैं। सर्वे होता है, कई चीजें होती हैं, एक दिन में कुछ नहीं होता है। तो देखिए इस बार यूपी में बदलाव है और रहेगा, और मेरे को लगता है कि शायद सीटें कुछ बढ़े समाजवादी पार्टी की, बीजेपी की और भी कम हो सकती हैं, क्योंकि जो 30 सीटों का डिफरेंस पश्चिमी यूपी में आ रहा है, यहां कम आ रहा है पूर्वी में, पर फिर भी अगर आप परसेंटेज देखेंगे, जब स्विंग होती है 1% वोट की स्विंग भी सीटों को कहीं से कहीं काट के ले जाती है। 1% ये बताएंगे कि जो ये सर्वे करते हैं कि 1%, विजय जी बताएंगे कि 1% स्विंग से भी कितना फर्क पड़ जाता है सीटों पे। तो वो जब स्विंग होनी शुरू हो गई है तो मतलब स्विंग हो रही है इस समय, वो स्विंग इधर नहीं है, माइनस नहीं है, प्लस में जा रही। तो वो ओपोजिशन को ही फायदा होना है, रूलिंग पार्टी को नहीं होना है, कुछ भी कर लीजिए। धन्यवाद। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें आप अपनी रख रहे हैं, लेकिन हम यहां दोस्तों दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से 151 से 159 सीटों के साथ बीजेपी दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है। गठबंधन है समाजवादी पार्टी का छोटे छोटे दलों के साथ, एक जबरदस्त समझौता, और पूर्वांचल में जबरदस्त गेन और पश्चिमांचल में भी गेन। हालांकि एक जगह बीजेपी से पिछड़ती हुई समाजवादी पार्टी, और वो है बुंदेलखंड। आगे क्या कुछ होगा ये आने वाले समय में हम देखेंगे। 7 फरवरी को फिर से हम आपके सामने ओपिनियन पोल लेकर के आएंगे। हमारा ओपिनियन पोल वो आखिरी ओपिनियन पोल होगा इस पूरे 5 राज्यों के चुनाव में, और उसके बाद एग्जिट पोल सीधा, और वो भी आखिरी चुनाव 7 मार्च को, उस दिन एग्जिट पोल। तो 7 फरवरी के बाद 1 महीने तक जो है हम लोग पूरे चुनावी मोड में रहेंगे। अभी चर्चा कर रहे हैं हम, और जयशंकर जी आपसे जानना चाहूंगा इन आंकड़ों के साथ में कि क्या कुछ देख रहे हैं आप। पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की
टिकट का बंटवारा और प्रत्याशी सामने अभी आ रहे हैं, बहुत कुछ अभी बाकी है और वो सारा रिफ्लेक्शन हम 7 फरवरी को दिखाएंगे। मेरे ख्याल से हम लोग 7 फरवरी को जब ओपिनियन पोल अपना लाएंगे तो उसमें हम लोग काफी निर्णायक ढंग से बात करने की स्थिति में रहेंगे। लेकिन अभी की हालत जो है वो भी जैसा हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं, अभी सभी चरणों में कर रहे हैं, लगभग वही लास्ट में हमारा जो परिलक्षित हो रहा है ओपिनियन पोल का जो रुझान है वो इसी दिशा में जा रहा है। देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा जो ज्यादा सीटें, सबसे अधिक जो वहां पे सीटें हैं, पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग की थी। हालांकि ये इंजीनियरिंग बहुत पहले भी कभी गोविंदाचार्य जी ने की थी, जब कल्याण सिंह को आगे करके या जो राम जन्मभूमि आंदोलन में पिछड़े समाज के लोगों को, खासतौर से लोधा लोगों को जो ये थे, अपना उमा भारती थी या ये अपने कल्याण सिंह जी थे, सब लोगों को उभार करके जो एक माहौल बनाया था, तो उसके बाद बीच में टूट गया था वो। अब एक बार फिर से जो है 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने पहला काम तो ये किया कि केशव मौर्य जी को प्रदेश का भाजपा का अध्यक्ष बनाया और ये अंदर खाने मैसेज चलाया गया कि साहब केशव मौर्य जी अगर चुनाव जीत के आएगी भारतीय जनता पार्टी तो मुख्यमंत्री होंगे, पिछड़े समाज से होंगे। उसी नारे के तहत स्वामी प्रसाद मौर्य को लाए, उनसे भी यही कहा गया कि अगर ऐसी कोई बात होगी तो हो सकता है कि आपको मिल सकता है। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर के साथ उन्होंने तालमेल कर लिया अपना। राजभरों की हमारे यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजभर समाज काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है चुनाव में। दारा सिंह चौहान जो पिछड़ी जातियों के हमारे यहाँ नोनिया चौहान जो होते हैं लोग, वो एक मजबूत कद्दावर चेहरे थे, उनको लेके आए। ये तो एक सामाजिक ताना बाना इस तरह का बना लिया कि सवर्ण तो उनके पास थे ही, ब्राह्मण, राजपूत, बनिए, भूमिहार, कायस्थ, ये लोग तो उनके साथ थे ही थे। ओबीसी में भी जो गैर यादव थे और गैर जाटव जो दलित जातियां थी, इनको भी उन्होंने साधने का काम किया और वो सारे लोग बड़े पैमाने पे इनके साथ लामबंद हुए थे। यही कारण है कि इनके गठबंधन को 312 सीटें मिली थी। भाजपा को मिली, उससे मिला जुला करके तो 325 के आसपास कुछ हो गया था आंकड़ा। तो ये अपना दल को जोड़ लिया था, जैसे कुर्मी लोगों का, कुर्मी किसानों को। इस बार वो धीरे धीरे दरकने लगा। वो जो ओबीसी का इनका जो बनाया हुआ था वो तिलिस भरा गया। ओम प्रकाश राजभर सरकार से निकल के आ गए, फिर गठबंधन से बाहर हो गए और उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन कर लिया। दारा सिंह चौहान छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी में आ गए। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में आ गए अपने कुनबे के साथ, मतलब कुनबा कहें, उनकी बेटी तो अभी भी भाजपा में ही है, भाजपा की सांसद हैं, लेकिन चूंकि अभी अगर वो त्यागपत्र देंगी तो उनकी लोकसभा सदस्यता चली जाएगी, तो इसलिए उनकी कोशिश यही रहेगी कि चुनाव में कुछ ऐसा करें ताकि भाजपा के लोग ही उनको पार्टी से निकाल दें। लेकिन खैर, तो इस तरह का जो पूरा का पूरा ताना बाना था ये टूट गया। दूसरी तरफ जो ब्राह्मण समाज था वो पूरे 5 साल के योगी जी के शासन में, पौने 5 साल या 5 साल जो भी कहिएगा, अपने को उपेक्षित और प्रताड़ित महसूस करने लगा। देखिए, कानपुर की जो घटना हुई उसने पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को बहुत बड़े घाव दिए हैं। विकास दुबे से किसी की सहानुभूति नहीं है, वो क्रिमिनल था, उसने पुलिस पे आक्रमण किया, पुलिस ने उसकी इनकाउंटर में हत्या की, वो बात समझ में आती है। लेकिन जो बच्ची 3 दिन पहले शादी होकर के आई थी, खुशी दुबे नाम की जो ये है उनके परिवार की बहू, उसको भी आपने जेल में बंद कर दिया। पता नहीं किस आरोप में, किस आधार पे बंद कर दिया, उसका क्या माफिया तत्वों से क्या संबंध रहा होगा, ये बात ब्राह्मण समाज के लोग बार बार पूछते हैं जी। इसी तरह से रायबरेली के ऊंचाहार के आसपास जो 5-7 ब्राह्मण लोगों की हत्या कर दी गई थी। लगातार ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं जिसको लेकर के ब्राह्मण समाज एक तो ठगा हुआ महसूस कर रहा है, प्रताड़ित महसूस कर रहा है, शासन और प्रशासन में उसकी उपेक्षा हुई। हालांकि इधर जरूर थोड़ी सी कोशिश की गई है केंद्रीय नेतृत्व के जरिए। दुर्गा शंकर मिश्र जी जो हमारे जिले के, बल्कि हमारे गांव घर के पास के ही हैं, उनको चीफ सेक्रेटरी बनाया, रिटायरमेंट के बाद उनका एक्सटेंशन दे करके उनको बनाया, इस तरह से कुछ काम किया। मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में एक मैसेज गया कि ठाकुरों का शासन है, बाकी सब अनुशासन में है जी। तो इसको लेकर के गुस्सा लोगों का हुआ। ब्राह्मण समाज जो है, खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजपूत बनाम ब्राह्मण की राजनीति होती रही है। तो जो गोरखनाथ मठ है, जो मंदिर है, उसकी राजनीति ठाकुरों के इर्द गिर्द घूमती रही है और उसके अलावा जो ब्राह्मण समाज है हरिशंकर तिवारी के साथ रहती थी। हरिशंकर तिवारी और उनका पूरा कुनबा जो है समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया। कमलापति त्रिपाठी दूसरे बहुत बड़े, मतलब दूसरे का सबसे बड़े कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता कहे जाते रहे, उनका कुनबा भी, उनका जो उनके पौत्र हैं, प्रपौत्र हैं, जो भी है, ललितेश त्रिपाठी, वो
कांग्रेस से अलग हो गए, कांग्रेस से अलग होकर के वो तृणमूल कांग्रेस में चले गए और समाजवादी पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस के लिए उनकी सीट छोड़ने का आश्वासन दिया है, उनके लिए वो सीट छोड़ दी है। तो वो भी एक तरह से समाजवादी पार्टी के गठबंधन में हुए हैं और उनके लिए हो सकता है कि ममता बनर्जी भी आएंगे, बनारस में चंदौली में जहां से वो चुनाव लड़ेंगे वहां पर वो रैली भी करने वाली है। तो पूरा का पूरा जो है ब्राह्मण समाज जो है, और देखिए जहां गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़ रहे हैं वहां भारतीय जनता पार्टी के एक नेता होते थे उपेंद्र शुक्ला। आपको याद होगा कि जो उपचुनाव हुआ था लोकसभा का, जब योगी जी लोकसभा से त्यागपत्र देकर मुख्यमंत्री बने थे, उस समय जो उपचुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र शुक्ल जी को उम्मीदवार बनाया था। उनके खिलाफ जीते थे प्रवीण निषाद। तो प्रवीण निषाद और उनके पिता संजय निषाद तो भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल में आ गए। उपेंद्र शुक्ल के परिवार को बहुत लोगों ने मतलब उपेक्षा के भाव से देखा, उनको बहुत उपेक्षित महसूस हुआ। अब उनका परिवार, उपेंद्र शुक्ल जी की डेथ हो गई, उनकी पत्नी सुभावती शुक्ला वो समाजवादी पार्टी में आ गए, उनको उन्होंने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। सुभावती शुक्ला योगी आदित्यनाथ के मुकाबले गोरखपुर में चुनाव लड़ रही हैं। तो इस तरह का एक जो मतलब पिछड़ी जातियों लामबंद हुई है समाजवादी पार्टी के साथ, वो एक अलग बात है। उसके साथ जो ब्राह्मण समाज जो समाजवादी पार्टी के साथ खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो नहीं होता था, वो बड़े पैमाने पे उसके साथ जुड़ा है। अंबेडकर नगर में जैसे बसपा के सांसद हैं रितेश पांडे, उनके पिता समाजवादी पार्टी में आ गए। ये पूरा का पूरा जो ढांचा बन रहा है ये एक मजबूत चुनौती के रूप में पेश कर रहा है। और बाकी जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं कुछ तो बहुजन समाज पार्टी के साथ भी जा रहे हैं, उन्होंने जो भाईचारा और क्या क्या बौद्धिक सम्मेलन किया है। कांग्रेस के साथ भी कुछ उनका लौट वापसी हो रही है, कांग्रेस के साथ भी कुछ लौट रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो कुछ भी हो रहा है क्षरण हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब भारतीय जनता पार्टी ने, मैं इसमें चर्चा कर दूं राजीव जी, एक जो नई रणनीति तैयार की है उस पर चर्चा हम लोग नहीं कर पाए हैं। खास तौर से जो सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, लाभार्थियों की लिस्ट निकाल करके उनसे भाजपा के कार्यकर्ता जा करके संपर्क कर रहे हैं। और जो मुफ्त अनाज योजना है उसके साथ जो हमको सूचना मिली है, पता नहीं बाकी इलाकों में हम नहीं जानते हैं, खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो मुफ्त राशन बंट रहा है उसके साथ नमक और चना भी बांटा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि भाई नमक ले रहे हो तो नमक का हक भी अदा करना, मतलब भाजपा को वोट देना। इस तरह से कैंपेन जो है कर रहे हैं लोग, जाकर के घर घर घुस करके और लोगों से पूछ रहे हैं कि साहब आपको मकान मिला कि नहीं मिला, आपको शौचालय मिला कि नहीं मिला। अच्छा नहीं मिला तो अगली बार मिल जाएगा, देखिए उनके बगल वालों को मिल गया है। तो इस तरह का जो झांसे का खेल है वो भुलावे में चलाने के लिए लोगों से संपर्क करके अपना कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का कार्ड तो चला ही रहे हैं, अंदर खाने उनका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है लगातार इस तरह के वीडियोज आ रहे हैं, लगातार इस तरह की सूचनाएं वो जो जारी कर रहे हैं व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया के और अन्य फोरमों पे, वो देख करके मतलब कई बार बहुत ये होता है कि मतलब किस तरफ हम जा रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए हम देश को नफरत के बाजार में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा घिनौना काम जो हो रहा है। लेकिन वही जैसे मैंने शुरू में ही कहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मामले में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि दूसरा तबका जो है, जो सामने वाला है, खासतौर से जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लोग हैं, वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। वो कह दे रहे हैं ठीक है आपको जो करना हो करिए, मारना हो मार लीजिए, पीटना हो पीट लीजिए, गाली देना हो गाली दे लीजिए, हम कोई रिएक्ट नहीं करेंगे। हमको जो रिएक्ट करना होगा अपने हिसाब से हम लोकतांत्रिक ढंग से करेंगे। तो ये जो है ना सबसे बड़ी हार जो है उनकी, वो इसी पॉइंट पे हो रही है, इसी कारण से हो रही है। और मुझे लगता है कि अगर ये भावना और बढ़ी, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है, जो भाईचारा जो टूटा है, दशकों का जो भाईचारा बना हुआ था, जाट मुस्लिम और ओबीसी के बीच में जो भाईचारा बना हुआ था, उसको जो तोड़ने की कोशिश की गई, इस चुनाव में जो एकजुट होकर दिखाई दे रहा है, वही पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। अगर ये हो गया और बीच में ऐसी कोई खुराफाती घटनाएं नहीं हुई, कुछ खुराफाती बयान उस ढंग से नहीं हुए जो प्रोक कर दें लोगों को, सामाजिक ध्रुवीकरण करने में जो सहायक हो सके, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों के आसपास सिमट सकती है और समाजवादी पार्टी के आंकड़े 250 के आसपास जा सकते हैं। अब इसमें क्या उलटफेर होगा, मैंने बार बार मैं कहता हूं ना कि भाई अभी भी गंगा गोमती सरयू घाघरा में बहुत पानी बहना है, बहेगा। सो देखिए तमाशा।
जी बिल्कुल। एक जो आप सवाल कर रहे थे कि सरकारी योजनाओं, केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर के और नमक और चना की बात आप कर रहे थे, जरा पूछ लेते हैं विजय जी से कि सर्वे के दौरान क्या ऐसी चीजें भी सामने आई कि सरकारी योजनाओं को लेकर के लोग क्या कहते हैं और क्या कुछ उस पर बातें होती, क्योंकि पिछली दफा 2017 की बात आप याद कीजिए, तब उज्ज्वला योजना को लेकर के काफी चर्चा थी और महिलाओं का जबरदस्त साथ मिला था बीजेपी को। इस वक्त क्या सरकारी योजनाओं, जिसमें आवास योजना भी है, किसानों को जो पैसा दे रहे हैं वो भी है, शौचालय भी है, इन सब का क्या असर है? राजीव जी, जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था आपको, इस सर्वे में जो लोअर लेवल पर राशन मिले कम है, कटे ज्यादा लोगों के हैं। पहले तो राशन का कटना रहा है, दूसरा जो रहा है कि राशन अगर आपको 5 किलो मिलना था तो तोल करके वो 4 किलो ही मिला है। भ्रष्टाचार खूब रहा है। शौचालय कागजों पे बने हैं, जमीनी स्तर पर नहीं बने हैं। पेंशन से लेके बाकी चीजें जो जिनको मिलनी चाहिए, मैंने बार बार एक शब्द कहा कि वंचितों की संख्या ज्यादा है। दूसरा, जैसा जयशंकर जी ने कहा, बिल्कुल सही है कि प्रलोभन खूब जारी है। प्रलोभन हर तरीका रहा है, बदलाव आएगा। जैसा कि हम अभी एक सर्वे में हमें सुनने को मिला कि राजभर जो हमेशा आरक्षण का पहले वो करते थे, उनको बीजेपी ने नहीं दिया आरक्षण, इसलिए सपा में आ गए। तो ऐसी ऐसी कई चीजों का उनको पता है कि जो गठबंधन बन रहा है वो शायद जो है वो किया नहीं गया, इसलिए ये असर थोड़ा सा बिल्कुल बदल रहा है। जमीनी स्तर पर लोगों को वंचित होने का, दरकिनार करने का और लाए जाने का जो एक वो है, तो हमारे सर्वे में भी दिखा हर जगह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आवाज थोड़ी आपकी कट रही है, लेकिन जो बातें हैं वो बिल्कुल हम तक पहुंच रही हैं और इस प्रोग्राम को अब खत्म करूं, लेकिन प्रशांत जी कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जब मैं जा रहा हूं और देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि इस बार लोगों ने तय कर लिया है कि हराना है, और इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास संगठन नहीं है, किसके पास कितना मीडिया है, क्या नहीं है, कौन सा व्हाट्सएप चल रहा है, ये चीजें नगण्य हो जाती हैं। हम इसी देश में 77 का चुनाव भी देख चुके हैं और कई चुनाव देखे जब जनता तय कर लेती है। दिल्ली का चुनाव में हम देखते हैं कि जब जनता तय कर लेती है तो फिर कुछ काम नहीं आता। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में कि इस बार जनता ने तय कर लिया है कि इनको हराना है, और ये एक बड़ा शुभ संकेत इसलिए होगा, बीजेपी के लिए भी अच्छी बात होगी कि उनको फिर ये हिंदू मुसलमान कार्ड पे कम निर्भर होना पड़ेगा। एक बात हम लोग करते आए हैं मंडल और कमंडल की राजनीति की, और कमंडल की राजनीति हमेशा हारी है। जब भी ये हुआ है हम लोग ये बात चर्चा कर चुके, वो कमंडल भी पीछे छूट गया है। वो कमंडल अब नफरत में कन्वर्ट हो गया है। तो अब मंडल की राजनीति रिवाइव हो गई स्वामी प्रसाद मौर्य के निकलने के बाद, और कमंडल तब्दील हो गया नफरत में। तो ये जो आउटकम आएगा चुनाव का, ये भारत के राजनीति को, समाज को और लोकतंत्र को सबको परिष्कृत करेगा, फिल्टर करेगा, क्योंकि बहुत हो गया, लोग थक गए हैं। जी, देश का चुनाव और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा 690 सीट जो पूरे 5 राज्यों में हैं, उनमें से आप देख लीजिए कि 403 सीटें उत्तर प्रदेश, और 403 सीटों में जो आंकड़े आपके सामने हैं वो साफ बता रहे हैं कि बीजेपी की विदाई हो रही है उत्तर प्रदेश से। ये ओपिनियन पोल अगर आज की तारीख में